Hello friends, welcome to our nursing education and recruitment related platform Pioneer Nursing Channel. Friends, हमेशा की तरह आज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज अ की पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एंड इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट होती है लेटेस्ट की वो हमेशा की तरह मैं आपके साथ में शेयर करता आ रहा हूं और आगे भी कोई भी अपडेट होगी तो डेफिनेटली आपको इस चैनल पे मिलती जाएगी। देखिए स्टूडेंट लाइफ का एंड स्टूडेंट लाइफ के अलावा जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं मेरे उन सभी कॉम्पिटिटर्स साथियों एग्जामिनीज़ के लिए एक बात है जो हम अक्सर पढ़ते हैं, ठीक है, और ध्यान में रखने लायक बात है कि सक्सेस टू प्लानिंग इज प्लानिंग फॉर सक्सेस। अगर आप एक अच्छी प्लानिंग करके चलते हो किसी भी एग्जाम के लिए हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए हो, किसी भी स्किल टेस्ट के लिए हो, तो वो आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी सक्सेस की ही प्लानिंग है। तो डेफिनेटली आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक करेक्शन है, लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको वीवीएन के रिगार्डिंग जितनी भी बातें एक्सप्लेन की थी, वैक्सीन वाइल मॉनिटर जो कि मैंने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया था कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है, पेटेंसी, उसको डिनोट करने के लिए वो एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। एक लेटर ऑन किसी और क्लास में मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल में भी समझाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टडी रिलेटेड मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। फिलहाल एक करेक्शन जो आप कर लीजिएगा कि वो मैंने बताया था कि स्क्वायर के अंदर सर्कल होता है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा करेक्ट करके स्क्वायर सर्किल के अंदर स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग आप जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अपने जो आउटर जो सर्कल है उसके साथ में मतलब कंपेयर करते हैं कि जो स्क्वायर का कलर है आउटर के साथ में कितना धीरे धीरे एज पर टाइम, ठीक है, बीतता जाता है, धीरे धीरे इफेक्टिवनेस जो है वो वैक्सीन की कम होती जा रही है, तो वो चीज़ हम इससे पता लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ये नेशन वाइड बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए उनके हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। इज अ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन February 2013। इट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग है बच्चों की, ठीक है, चाहे वो चाइल्डहुड के अंदर होने वाली कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की किसी भी पर्सपेक्टिव से देखिए, फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी तरीके से, वो सारी की सारी डिजीजेस की, डिसऑर्डर्स की स्क्रीनिंग हो गई। और उसके लिए अर्ली इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं सर्विसेज, लाइक हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, हम कैंप्स चलाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जो हम बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि हम वर्म्स के लिए अल्बेंडाजोल की टैबलेट्स देते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देते हैं, जिंक की टैबलेट्स देते हैं डायरिया के लिए, इम्यूनाइजेशन करते हैं, वेरियस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एंड बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, मतलब और भी जितने भी प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, ठीक है, हेल्थ स्क्रीनिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों की, वो इसके अंदर शामिल किए गए थे, ठीक है, लॉन्च की गई थी February 2013 के अंदर। कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड अडोलेसेंट हेल्थ। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 अल्फ़ाबेट्स और 6 नेम्स, मतलब एक स्कीम है RMNCH+A। कब लॉन्च हुई थी? February 2013 में, जैसे कि इस ऊपर वाली योजना की तरह है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब हम 5 से 6 मतलब 6 अलग अलग कैटेगरीज की हेल्थ सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए नेशन वाइड मतलब इसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का एंड पेशेंट को, या फिर जो क्लाइंट होता है उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अलग अलग लेवल्स के ऊपर, हेल्थ के अलग अलग लेवल्स, जैसे कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शरी लेवल पे, ठीक है ना, मतलब फ्रॉम सब सेंटर टू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स, ठीक है। चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जच्चा बच्चा, मैटरनल माँ का, न्यूबॉर्न बच्चे का, ठीक है, ये जच्चा बच्चा, चाइल्ड चिल्ड्रन एज ग्रुप, ठीक है, मतलब आप वो चाहे इन्फेंट के बाद में टोडलर से लेकर प्री स्कूल और उसके बाद में आगे एडोलेसेंट की बात करें, ठीक है, जो कि हम 12 या 13 ईयर से एज स्टार्ट मानते हैं, ठीक है,
उन सभी की हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम है वो थी RMNCH+A। लॉन्च कब हुई थी? फरवरी 2013 के अंदर। नेक्स्ट है, देखिए अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किए थे कि जो डेज होते हैं ना, वो डेज अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। कहीं पे नेशनल लेवल पे, कहीं पे इंटरनेशनल लेवल पर, कहीं पे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हमारे देश भारत में नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ठीक है, जो कि हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये भी ध्यान रखने वाला मतलब एक कंसेप्ट, एक की पॉइंट है। और ये एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर ही पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 नवंबर, 14 नवंबर को, ठीक है। तो आप इससे दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स याद में रख सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से। और वही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, कई जगह पे मैंने देखा है कि लोगों को ये मिसगाइड कर दिया जाता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है कि जो हम नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वही वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे या यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। बट माय फ्रेंड्स, ये मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ये मैं डाउट क्लियर कर दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी देयर इज नो डाउट और देयर इज नो डिबेट कि जो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप चाहे गूगल कर लीजिए, कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव बुक गाइड देख लीजिए, वहां पे आपको दोनों अलग अलग डेज मिलेंगे। नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मिलेगा आपको 20 नवंबर को। अब यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे आपको अगर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे या इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, मतलब दोनों ही नाम से, इसके अलावा अदर देन दिस वन यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे अगर आपको एग्जाम में देखने मिले तो आंसर आपका 20 नवंबर ही जाएगा। अगर नेशनल पूछते हैं तो आपका आंसर 14 नवंबर होगा। इस एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को याद रखिएगा, कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा, गलत मत कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ठीक है, INAP, ठीक है, जो ग्लोबली एक एक्शन प्रोग्राम है, इनेबल न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ENAP, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको, ENAP, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी से इंस्पिरेशन मोटिवेशन लेते हुए जून 2014 के अंदर भारत में, हमारे देश भारत के अंदर न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। न्यूबॉर्न एक्शन प्लान ऑब्वियसली न्यूबॉर्न्स की हेल्थ एंड उनकी जो हेल्थ सर्विसेज मतलब जो प्रोवाइड करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लाइक इम्यूनाइजेशन, लाइक मेडिसिनल सर्विसेज, ओके, एंड जो भी मदर से रिलेटेड हो गई, ठीक है, जो मतलब प्रिवेंशन के तौर पे हो गया, ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो गया, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी बच्चे को मतलब मेडिसिनल सर्जिकल जो प्रॉपर वे के अंदर एक्शन लेकर उसने सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, न्यूबॉर्न न्यूनेटल केयर प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, वो इसके अंदर इस एक्शन प्लान के अंदर आती है। तो इसका मतलब पर्पस क्या था? तो इसका पर्पस था, जैसा कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है, कि अलग अलग तरह के सर्विसेज, मेडिसिनल, सर्जिकल और बच्चे के इम्यूनाइजेशन, तो इन सब का पर्पस क्या है कि नियोनेटल मोर्टालिटी को कम करना है, मोर्टालिटी रेट को कम करना है और स्टिल बर्थ रेट को भी कम करना है बाई 2030 तक का एक टारगेट रखा गया है, उसे अचीव करने का ये गोल है। अगर ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेप्थ में जाने वाले क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस ही अचानक से पूछे जाने वाले कि भी हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, लेकिन यही बात है कि कई बार कई जगहों पर ये डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं अटका देते हैं। तो वही मेरा पर्पस है कि आपको वैसे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में शेयर करूं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक या तो कम पूछे गए हैं या फिर जब पूछे गए हैं तो डेफिनेटली वहां पे सभी लोग अटके हैं, और जिन लोगों ने स्कोर किया डेफिनेटली वहां पे वो 5000 एंड मतलब किसी भी तरीके से जो एक रेंज होता है ना, उस रेंज के बाहर चला गया है। लेकिन अगर जिसने कर लिया तो डेफिनेटली 5000 कहने का मतलब जो नॉर्थ साइड के अंदर रैंक होता है, मतलब जितनी हमारी सीट्स होती है, ठीक है, 3000 4000, मतलब उस रेंज से बाहर चला जाता है वो बंदा, या कैटेगरी मतलब जो मतलब मेल फीमेल जो भी बात करें, तो उस रेंज में आने के लिए हमें इस तरह के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे मैं आपको स्टिल बर्थ की भी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है।
हाँ, तो नेक्स्ट है RCH फर्स्ट लॉन्च रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, ये मतलब वही ऊपर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, रिप्रोडक्शन मतलब मदर से रिलेटेड जो भी इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से पहले भी प्रेगनेंसी के अंदर किस किस तरह की जो भी मतलब हम देखते हैं इंसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी के अंदर 9 मंथ 7 डेज़ के अंदर जो भी किसी भी तरह की मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल असिस्टेंट वाली जो सर्विसेज होती है, ठीक है, वो सारी की सारी सर्विसेज इन नेशन वाइड जो प्रोग्राम्स है उनके अंदर दी जाती है। RCH फर्स्ट लॉन्च कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1997 को फॉर्मल वे के अंदर। ठीक है, एंड वही इसका सेकंड फेज जो है RCH सेकंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2005। वैसे तो 1 अप्रैल को विश्व मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन 1 अप्रैल को ये लॉन्च हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि पोलियो जो है, पोलियो का जो वायरस है, पोलियोमाइलाइटिस डिजीज जो है कोज करता है, और जिसके लिए हम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन भी चलाते हैं, और पर्टिकुलर किस वैक्सीन को ध्यान में रख के चलाया गया था वो प्रोग्राम, और आज भी चलाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, OPV। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसी का एक दूसरा फॉर्म होता है पोलियो वैक्सीन का, वो होता है IPV। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि इसकी खोज की थी साक ने। ठीक है, इनएक्टिवेटेड वायरस था, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर दिया जाता है, और वही लाइव वायरस, ठीक है, बट अटेन्यूएटेड लाइव वायरस किसके अंदर होता है? OPV के अंदर। इसकी खोज की थी किसने? सेबीन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मतलब मैं बता रहा था कि जो पोलियो का जो वायरस है, ठीक है, वो ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? आंसर अगर आपके सामने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये, और ऑप्शन दिया जाए वाटर, फूड, सॉइल या पुअर सैनिटेशन, तो आपको बिना किसी हेजिटेशन के वहाँ पे आंसर चूज करना है, ऑप्शन चूज करना है वाटर, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है वो कंटामिनेटेड वाटर, इन्फेक्टेड वाटर, या फिर जो ठहरा हुआ पानी होता है, एक बड़ा वाटर सोर्स जिसे एक पब्लिक के एक बहुत बड़े नंबर को मतलब वाटर सप्लाई किया जाता है, वो चाहे वो पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर हो या डेली रूटीन के पर्पज से यूज़ में आने वाला वाटर हो, उससे फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वाटर। हाँ, फैलता मिल्क से भी है, फूड से भी है, फ्लाइज यानी मक्खियों से भी फैलता है, पुअर सैनिटेशन से भी होता है। एंड ये भी बता दूं कि जो पोलियो का वायरस जो है, ठीक है ना, वो पोलियो का वायरस जो सर्वाइव करता है वो विंटर्स के अंदर, ठीक है, वो इजीली सर्वाइव करता है। ठीक है, एंड जो हमारे देश के अंदर भी जो इसका जो पीक देखने को मिलता है, ठीक है, वो पीक देखने को मिलता है जून टू सितंबर के बीच में। एंड इसके लिए हम जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड भी है बहुत सारे शेड्यूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, और हर 4 से 6 सप्ताह के बीच में, मतलब एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है तो उसके बीच में 4 से 6 सप्ताह का एक गैप रखते हैं। ठीक है, और उसी के अंदर हम एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का या फिर जो ये नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर 2 फेजेस रखते हैं। ठीक है ना, मतलब 2 बार के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये पर्पस क्या है? और ये जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन उसके अलावा होता है, यानी कि इसके अंदर जो दी जाने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन की डोजेस होते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा होती है, एक्स्ट्रा डोजेस होती है, उनको वो सब्सटीट्यूट नहीं करती है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको कोई पूछ ले कि अगर किसी ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंदर डोज दिलवा दी अपने बच्चे को, ठीक है, जैसे कि हम एट बर्थ देते हैं, वो क्या होती है? सबसे पहली डोज होती है बच्चे की, ठीक है, 0 डोज होती है, और हमें 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे न्यूबॉर्न बेबी को दिलवानी होती है। अगर 1.5 महीने से पहले किसी ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अंदर अपने बच्चे को अगर पोलियो की डोज दिला दी, तो क्या उसे ये डोज दिलवाने की ज़रूरत है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की? तो आपका जवाब होगा यस, उसको दिलवानी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डोजेस है, ये सब्सटीट्यूट नहीं करती है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की डोजेस को। आपको वो डोजेस लेनी है जो NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से दी जानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर और की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट की पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है BRCA1 जीन। ठीक है, BRCA1 क्या है? एक जीन है। ठीक है, यहां साइड में लिख देता हूं, BRCA यानी ब्रेस्ट कैंसर 1 जीन, और BRCA2 भी होता है। ठीक है, ये मार्कर्स होते हैं, ठीक है,
किसके लिए? ब्रेस्ट के लिए, पर्टिकुलर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और आल्सो डायग्नोस मतलब स्क्रीनिंग के लिए काम आते हैं ओवेरियन कैंसर के भी, ठीक है। BRCA1 जीन जो है लोकेटेड होता है कौन से क्रोमोसोम पर? क्रोमोसोम नंबर 17 पे। बहुत कम पूछे हुए क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये आपके 1 या 2 नंबर फंसा सकते हैं, तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, कब लॉन्च हुआ था? 1976 के अंदर, जिसका पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन नेशन। ओके, मतलब अंधता निवारण के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ था 1976 के अंदर, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट, इंक्रीज्ड आईसीपी या फिर इंक्रीज्ड सेरेब्रल हाइपरटेंशन कब, मतलब कौन सी एक विटामिन की टॉक्सिसिटी, अब वो चाहे अक्यूट कंडीशन हो या क्रोनिक कंडीशन हो, या फिर सीधा एग्जाम ये पूछ लीजिए कि कौन से विटामिन की टॉक्सिसिटी के चलते सेरेब्रल हाइपरटेंशन या फिर इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन ए टॉक्सिसिटी, यानी हाइपर विटामिनोसिस ए, यानी विटामिन ए टॉक्सिसिटी को हम एक और नाम से क्या बोल सकते हैं? हाइपर विटामिनोसिस ए। हाइपर यानी ज्यादा, विटामिनोसिस यानी विटामिन, ठीक है, और ए यानी विटामिन ए, रेटाइनॉल की अधिकता के कारण, ठीक है। जो टॉक्सिसिटी होती है उसके चलते, चाहे वो अक्यूट हो क्रोनिक हो, उसके अंदर सेरेब्रल हाइपरटेंशन या फिर यूं कहे कि इंक्रीज्ड आईसीपी देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी बहुत कम पूछे क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 1 जून 2011 को, ठीक है, जिसका पर्पस वही है कि बच्चे और माँ दोनों को प्रॉपर वे के अंदर इंस्टीट्यूशनल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिलीवरी कंडक्ट करवाना है, उनकी हेल्थ और बच्चे की एक लिमिट तक, मतलब एक एज तक, ठीक है, चाहे वो अब वो इन्फेंट होने की एज तक हो, प्रॉपर वे के अंदर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, चाहे वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन के पर्पज से हो, ठीक है, चाहे वो फॉलोअप विजिट के अंदर हो, ये सब पर्पज से जो JSSK और इसके अलावा मदर को, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस हो गई, ठीक है, सीजरियन की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, और भी जितनी भी मतलब डिलीवरी के पोस्ट डिलीवरी फैसिलिटीज़ होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना इन गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2011 को, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, जिसके अंदर हम आशा, ANM, इन सभी हेल्थ वर्कर्स से और मतलब रिकॉग्नाइज हुए थे, इन सब से मतलब पहचान हुई थी, और हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनकी भी पोस्टिंग की जाने लगी थी। कब लॉन्च हुआ था? 2005 के अंदर। अब ठीक एक सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पे रूरल है, यहाँ पे नेक्स्ट जो की पॉइंट है क्वेश्चन है उसके अंदर नेशनल हेल्थ मिशन NHM, सिर्फ रूरल का डिफरेंस है, ठीक है, किसका? रूरल। अगर पूछ ले जाए NRHM कब डिक्लेयर हुआ तो वो या फिर लॉन्च हुआ 2005 के अंदर, वही अगर पूछ लिया जाए आपको कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM कब लॉन्च हुआ तो आपका आंसर होगा 2013। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है और आंसर अलग अलग है। आपको एग्जाम में बहुत ध्यान देना है, बहुत ही अलर्ट रहना, अवेयर रहना है। ये छोटी छोटी गलतियां या फिर ये छोटे छोटे जो फोकस रखने वाला पॉइंट होते हैं, यही एग्जाम में आपके स्कोर है अप डाउन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। एंड 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, एंड एक बार मेरा सिलेक्शन इसके अंदर भी हुआ था, ठीक है, जब 2015 के अंदर 2016 के अंदर NHM की अपने राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई थी, तो डेफिनेटली मैंने भी उसका एग्ज़ाम दिया था और मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, बट उस समय मेरा BCCL धनबाद में हो चुका था सिलेक्शन। खैर वापस आते हैं पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट क्वेश्चन है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1982 के अंदर, ठीक है, जिसका पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेंटल इलनेसेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स अमंग पीपल और इन द कम्युनिटी रिगार्डिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, एट वेरियस लेवल्स, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो, ठीक है। पब्लिक को मेंटल हेल्थ के टुवर्ड्स अवेयर करना है कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ से ही मतलब आप सोशली मतलब सोसाइटी के अंदर आप ना मतलब हेल्थी ऐसा एक क्राइटेरिया नहीं रखना है, एंड इनको सुपरस्टिशंस से जोड़कर नहीं देखना है।
ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं रखनी है कि झाड़ फूंक करवा ले, ये कुछ कर ले, नहीं। इस एक पर्पस है कि मेंटल हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है, मतलब गांव कस्बे, ठीक है, ज़िले, बड़े बड़े शहरों, चाहे छोटे छोटे गांव, सभी तक पहुंचाना है। इस एक पर्पस से ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1982 में। नेक्स्ट है नेशनल गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये मैंने सेम डू के सिंबल के तौर पे लिखा है, ठीक है, आप इसको नेशनली पढ़िएगा। नेशनल गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम यानी गिनी वर्म उन्मूलन कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 1984 में। किसके सपोर्ट से? अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन फंसते। पहला तो कब लॉन्च हुआ? 1984 में। और किसके सपोर्ट से ये ऑर्गेनाइज हुआ, ये लॉन्च हुआ था? तो पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और दूसरा है यूनिसेफ, जो कि WHO की ही एक सब्सिडायरी बॉडी है या असिस्टेंट बॉडी है, ठीक है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से नेशनल गिनी वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बने, और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली मेरी ड्यूटी है कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ या जो कुछ चीज़ समझाऊँ तो डेफिनेटली अपने फुल डेटा के साथ में समझाऊँ, ताकि ये जो डेटा है आपको अगर कहीं भी पढ़ने को ना मिले तो डेफिनेटली यहाँ आप एक बार में पढ़ के समझे, और डेफिनेटली अगर आपको मेमोराइज रहे, आप अगर लिखते हैं तो आपके एग्जाम में यूजफुल हो सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा की पॉइंट ये बनता है यहाँ पे कि फरवरी 2000 के अंदर, ठीक है, WHO ने 199 नेशंस को गिनी वर्म फ्री डिक्लेयर कर दिया था। गिनी वर्म फ्री डिक्लेयर कर दिया था, ध्यान देना। कब? फरवरी 2000 में। अगर ये पूछ ले जाए कब फ्री किया, डिक्लेयर किया गया था गिनी वर्म फ्री? फरवरी 2000। और अगर यूं भी पूछ ले कि कितने अराउंड कितने कंट्रीज को 199, या ऑप्शन में अगर 200 भी दे दिया जाए तो 199 है, तो डेफिनेटली आंसर 199, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है, जो लेटर ऑन जननी सुरक्षा योजना JSY के अंदर मॉडिफाइड हो गई थी। कब लॉन्च हुई थी? 12 अप्रैल 2005। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। कौन सा? शिशु का। यहां पे JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 1 जून 2011 को। वही जो द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है वो किसके अंदर मॉडिफाइड हो गई थी? जननी सुरक्षा योजना JSY के अंदर। सिर्फ एक शिशु वर्ड यहां पर नहीं है। और ये कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल 2005। तो यहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है, दोनों के आंसर अलग अलग है, ठीक है, देख सकते हो आप। यहां पे 1 जून 2011, यहां पे 12 अप्रैल 2005 है। JSSK के 1 जून 2011, JSY 12 अप्रैल 2005। दोनों के अंदर ध्यान में देने वाली बात है, दोनों के नाम अलग, दोनों के लॉन्चिंग डेट्स अलग, ठीक है। लेकिन पर्पस अभी का यही है कि यहाँ पे मैटरनिटी के जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करना था वो सिर्फ पर्टिकुलरली हम ध्यान में देने की जो बात है वो है जननी यानी मदर से रिलेटेड, ठीक है। यानी प्रेग्नेंट लेडी, डिलीवर्ड लेडी, उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के ऊपर, और इनके अलावा उनको मतलब क्या कहते हैं, कुछ रिम्यूनरेशन भी दिया जाता था, मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में डिलीवरी कंडक्ट करवाने पे। और बाद में फिर ये शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम CSSM, ठीक है। ये भी कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। कब लॉन्च हुआ था? 1992 के अंदर। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है, पोलियोमाइलाइटिस या पोलियो किस तरह का इंफेक्शन है? अक्यूट वायरल इंफेक्शन, ध्यान दीजिएगा। और ये कौन से टाइप का वायरस है? RNA DNA, तो ये RNA वायरस है, ठीक है, जो कि कोज्ड डिजीज, ठीक है, जो पोलियो कोज करता है वो प्राइमरीली। अब यहाँ पे ये भी पूछ लीजिए कि पोलियो सबसे पहले या जो सबसे ज्यादा है कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो कई बार लोग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम कर देते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले पोलियोमाइलाइटिस जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है या अफेक्ट करता है, किसको करता है? GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट। और उसके बाद में अगर लेस परसेंटेज मान लिया यानी 1 या 1 और 2%, तो किसको इन्फेक्ट करता है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ध्यान देने वाली बात है। हाँ, नेक्स्ट एक और, हाँ, तो यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस एक इंपॉर्टेंट आपके की पॉइंट क्वेश्चन प्रूव हो सकता है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये एक आप ध्यान में रखिएगा की पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि स्टिल बर्थ की डेफिनेशन को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा।
क्योंकि कई लोगों को आईयूडी और स्टिल बर्थ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस या फिर कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए आईयूडी तो वही है इंट्रायूटेराइन डेथ भी, कि इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर ही डेथ हो गई है, ठीक है, आफ्टर वाइबिलिटी पीरियड, ठीक है भी, जो अपन 28 वीक्स वाइबिलिटी पीरियड जो मानते हैं उसको क्रॉस करने के बाद में अगर किसी की डेथ हो गई है बच्चे की, फीटस की, वो भी मदर के वोम के अंदर, गर्भाशय के अंदर, ठीक है, तो वो एक आईयूडी होती है। लेकिन बर्थ होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ACOG, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग स्टिल बर्थ क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है, एक बच्चे का, एक फीटस का जन्म, विच शोज नो साइंस, मतलब जीवन का, नो साइंस ऑफ लाइफ, कोई भी एक साइन मतलब इंडिकेट या शो नहीं करता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है, सीसेशन ऑफ ब्रीदिंग या एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं होती है, एंड नो हार्ट बीट नहीं चल रही होती है, एंड नो पल्सेशंस, जो हमें अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर पल्सेशंस फील होता है आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड में वहाँ पे पल्सेशन नहीं होता है, और नो वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है, बच्चा जब डिलीवर होता है तो थोड़ा सा हैंड और लिम्स लेग्स है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है स्लाइटली, वो वॉलंटरी मूवमेंट मसल्स का नहीं दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टिल बर्थ। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अगर आ जाए या पूछ ले जाए तो आप ये डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीसेशन को आप एब्सेंट भी लिख सकते हो अगर एब्सेंट वहां पे दिया हुआ हो वर्ड, ठीक है। वैसे सीसेशन का मतलब भी रुक जाना या रुका हुआ, और एब्सेंट का मतलब भी वहां पे किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो, ठीक है, किसी भी बायोकेमिकल या बायोमैकेनिकल बॉडी एक्टिविटी की बात करें, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो कम्युनिटी से रिलेटेड, और आज 2 फरवरी को भी एक इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स डे की इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसके अंदर, चाहे हम जल यानी वाटर और थल यानी लैंड वाले एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उनकी सर्वाइवल, उनके नर्चरिंग के लिए इस तरह की भूमि का यानी इस तरह की लैंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे इकोसिस्टम को, हमारे नेचर को एक बैलेंस्ड वे के अंदर मतलब आगे हैंडल करते हैं, ठीक है। कौन? ये जो लैंड्स होते हैं, मतलब बाय कोलैबोरेशन विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत ही मतलब सो मेनी टाइम्स एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी वो नेक्स्ट टाइम अगेन पूछ लिए जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस का हमें कंसेप्ट क्लियर होना भी ज़रूरी होता है। तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपको वो चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एंड डेफिनेटली मैं आगे भी आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता रहूँगा, और आगे भी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे और जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए भी मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।